नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र और आप जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म IBC24 यूपी यूके के साथ। तो आज की सबसे बड़ी और अहम खबर यही है कि आप सभी को छठ की पहली बात तो बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ के इस पावन पर्व पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा अलहदा अंदाज दिखा है, यानी भोजपुरिया अवतार उनका दिखा है और भोजपुरी में उन्होंने लोगों को शुभकामनाएं दी है। खासकर पूर्वांचल बेल्ट, उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल बेल्ट है, अवध के बाद आगे बढ़ेंगे, पूर्वांचल बेल्ट और बिहार, ये बहुत ही धूमधाम से ये पर्व मनाया जाता है। तो जरा योगी आदित्यनाथ की वो बात सुना देते हैं, उन्होंने क्या कही है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमरे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमरे प्रदेश में सबके जीवन में नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमरे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमरे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। तो योगी आदित्यनाथ ने शुभकामनाएं दी है छठ की और भोजपुरी अंदाज में ये शुभकामनाएं दी हैं। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो इसमें पोस्टर वार बहुत चल रहा है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ की खैर विधानसभा में कहा था बटेंगे तो कटेंगे। उसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ये साफ तौर पर बार बार पोस्टर लगता हुआ दिख रहा है। ये दिखाया जाता है कि गंगा जमुनी तहजीब है, या ये पोस्टर हो गया, तमाम तरह के पोस्टर चर्चा में रहते हैं। जरा वो सावन पोस्टर दिखाइए जो 19 विक्रमादित्य मार्ग के बाहर लगा हुआ है, हमारे दर्शक भी देख। तो ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं अभिषेक वाजपेयी, उन्होंने ये पोस्टर लगाया है। तो वो हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, बहुत स्वागत है आपका IBC24 यूपी में। आपका ये आपने पोस्टर लगाया 19 विक्रमादित्य मार्ग के बाहर। मैं देख रहा हूं कि पहले तो ये चलन था न बटेंगे कटेंगे, और अब आप क्या लगा रहे हैं? गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं। इस पोस्टर और जो लिखे इसका मतलब क्या है? धन्यवाद राहुल जी। और क्योंकि आज छठ पूजा का विशेष पर्व है, तो छठ पूजा की सभी भाइयों को हार्दिक शुभकामनाएं। समूचे प्रदेशवासियों को, समूचे देश में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और जहां तक आप पोस्टर की बात कर रहे हैं, तो आप देखिए, देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो अपने कामों को गिनाने की जगह पे बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों का उपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज में एक जहर घोलने का काम हो रहा है, समाज को बांटने का काम हो रहा है। हम सब लोग शुरू से देखते रहे कि समाज को एक करने की बात करते रहे हैं और समाज को एक करने के लिए आगे बढ़ते रहे हैं। जीता जागता उदाहरण रहा है कोविड काल में। हिंदू भाइयों ने मुसलमान भाइयों की पूरी तरीके से मदद की, सिखों की मदद की, ईसाइयों की मदद की, और मुसलमान भाइयों ने भी सभी की मदद की। उसमें कहीं पर भी वो एकता दिखाता है कि हम सब लोग आज भी एक हैं और देश और प्रदेश को लेकर के आगे बढ़ने के लिए दमखम लगाते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं योगी आदित्यनाथ जी अगर इस तरीके से भाषणों का उपयोग कर रहे हैं, आपने हरियाणा चुनाव में देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? समाज को बांटने के लिए आप संदेश दे रहे हैं। जो आपके फैन फॉलोअर्स हैं उनको आप क्या बताना चाहते हैं? समाज को बांटना बताना चाहते हैं? देश की गंगा जमुना तहजीब जो है, हम सब लोग सुनते हुए चले आए कि हम लोगों की एकता है,
अनेकता में एकता की भाषा हम लोग लेकर के चले हैं, उसी को बढ़ाते चले आ रहे हैं। लेकिन समाज में ऐसे दूषित मानसिकता के लोगों को होना नहीं चाहिए, ये मेरा अपना स्वयं का मानना है। क्योंकि समाज आज भी एक है, और चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर किसी का समाज को बनाने में पूर्ण योगदान है, और तभी समाज बनता भी है। इसीलिए मैंने इस पोस्टर का नारा दिया है कि गंगा जमुना तहजीब को ना ही बटने देंगे और ना ही एकता, सामाजिक एकता को ना ही कटने देंगे। क्योंकि चाहे राहुल भाई आप हो, चाहे हम हो, हर किसी को देखना पड़ेगा, जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। एक आखिरी में एक छोटी सी बात और कहूंगा, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को यही लगता है तो मैं कहूंगा कि अस्पतालों से लेकर के हर एक जगह पे जब ब्लड बैंक होता है तो उसमें ये लगवा दे कि ये जो खून मुसलमान भाइयों का खून है, ये हिंदू भाइयों का खून है, ये सिख भाइयों का खून है, ये ईसाई भाइयों का खून है। क्यों इमरजेंसी में जब व्यक्ति जाता है तो कहता है मुझे ब्लड चाहिए, तो वो हिंदू देखता है क्या, मुसलमान देखता है क्या? उस समय एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कैसे मेरा जो पीड़ित परिवार है या कोई व्यक्ति जो है उसको कैसे खून मुहैया हो सके, उसकी जान कैसे बच सके, वो ये संदेश कहता है। इसीलिए ही मैंने गंगा जमुना तहजीब की बात कही है। बहुत धन्यवाद अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि देखिए बटने और कटने से कुछ नहीं होगा, गंगा जमुनी तहजीब को जोड़ के रखना होगा, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी सभ्यता है, और देश संविधान से ही चलेगा। अगर हम एक दूसरे में फूट डालेंगे तो उससे समाज का भला होने वाला नहीं है। इसी उद्देश्य से 19 विक्रमादित्य मार्ग यानी प्रदेश कार्यालय के बाहर अभिषेक वाजपेयी जी ने पोस्टर लगाया। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ संवाददाताओं की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जरा सावन प्ले कीजिए। आदर्श गुप्ता हमारे साथ हरदोई से, जावेद खान आगरा से, अखंड राय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, इंद्रवीर सिंह रायबरेली से, अवनीश अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्ञानेंद्र मिश्रा प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, और आकाश पाठक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अवनीश कानपुर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंद्रवीर, आपके यहाँ बड़ा घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी आए थे दिशा की मीटिंग में, वो बता रहे हैं कि मैंने जातियां पूछ ली थी, तो पता चला सब उसमें न उनको ना ओबीसी दिखा ना एससी दिखा। फिर बहरहाल इसमें दिनेश प्रताप सिंह का क्या कमेंट आया है वो सुना देता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। उन्होंने उसके प्रत्युत्तर में क्या कहा है, सावन जरा वो बाइट प्ले कीजिए। ये देश जरूर आपसे जानना चाहता है कि 1951 से मैं देश की बात बिल्कुल नहीं करूंगा, वो हमारे मोदी जाने, लेकिन मैं रायबरेली में जानता हूं कि रायबरेली में आपने 1951 से अब तक रायबरेली में होने वाले लोकसभा के चुनाव में रायबरेली की मां की जन्म में, रायबरेली की मां की कोख से जन्मे किसी बेटे को आपकी कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। और रही बात दलितों पिछड़ों की, तो मैंने एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं, मैं एक डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं अपने प्रेस के लोगों के माध्यम से, जिसमें 1951 से 2022 तक हुए, यानी दिनेश प्रताप सिंह ने 1951 से लेकर अब तक का इतिहास पूछ लिया। जरा क्या माहौल है रायबरेली में इसको लेकर, और दिशा की मीटिंग में क्या हुआ, उसका रिएक्शन क्या है बीजेपी में, वो बताइए इंद्रवीर। राहुल बता दें, दिशा की मीटिंग 5 नवंबर 2024 यानी कि 2 दिन पहले जो है बीती है। आज 7 तारीख है, और राहुल गांधी इस दिशा मीटिंग के बाद जब नागपुर में जाते हैं, और नागपुर में उन्होंने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि एमपीज की रायबरेली, जहां से मैं सांसद हूं, वहां पे एक मीटिंग होती है, उसको वहां पे एमपी शामिल होते हैं, और एक दिशा मीटिंग उसको नाम कहते हैं, उसका दिशा मीटिंग है। और उस दिशा मीटिंग में राहुल गांधी जब यहाँ पे रहे, तो राहुल गांधी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष होने के नाते, क्योंकि सांसद की मीटिंग होती है, ये जो दिशा मीटिंग होती है, इसमें सांसद का होना कंपलसरी माना जाता है। जब तक सांसद नहीं होंगे, इसकी अध्यक्षता सांसद ही करते हैं कि उनके जिले में, उनके संसदीय क्षेत्र में क्या क्या विकास के कार्य चल रहे हैं, ये विकास कार्यों को लेकर मीटिंग होती है। और उसके तहत ये मीटिंग हुई 5 नवंबर 2024 को, 2 दिन पहले। अब इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जो है वो भी रहे, मनोज पांडे सदर विधायक, अदिति सिंह, अशोक कोरी और केएल शर्मा जो अमेठी से सांसद है वो भी मौजूद रहे। ऐसे कई लोग मौजूद रहे जो जिले के और जिले से बाहर भी, जैसे अध्यक्ष होने के नाते उनका यहाँ पे नामित है केएल शर्मा, तो वो भी रहे। और इस मीटिंग के दरमियान राहुल गांधी से कई सारे ऐसे सवाल उठे, जिसमें एक सवाल राहुल गांधी ने और उठाया
बड़ा पॉइंट कि यहाँ पे जो डीएम हर्षिता माथुर है, उन्होंने जब कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर कई सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं, तो राहुल गांधी ने 181 पे एक कॉल किया और उस कॉल में जब उनका कॉल नहीं रिसीव हुआ तो उन्होंने डीएम हर्षिता माथुर से ऑन द स्पॉट कहा कि मैडम, जब एक सांसद होने के नाते मेरा कॉल नहीं पिक हो रहा है तो आम महिलाओं को कैसे आप दावा कर रही है कि ये सुविधाएं मिल रही होगी, पहला सवाल। दूसरा, राहुल गांधी ने ये सवाल यहाँ पे दिनेश सिंह ने कहा कि मैं उस मीटिंग में था और उस मीटिंग में मैं राहुल गांधी के 2 इंच बगल में बैठा था, राहुल गांधी ने मेरा परिचय तो नहीं पूछा। अब इसका मतलब ये अंदर मीटिंग में क्या चल रहा था, वहां पे कोई मीडिया अलाउ नहीं थी। अब वो उन्होंने पूछा या नहीं पूछा, खैर ये उनका अपना विषय होगा कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, लेकिन इससे एक बड़ा सवाल उठता है सरकार के ऊपर कि उन्होंने सीधे सीधे कहा कि ज्यूडिशरी हो या फिर और वो 90% जनता उनको दिखाई नहीं देती इस सरकार में, जो सरकार में है या जो नहीं है, उसमें उन्होंने ओबीसी, आदिवासी, कई लोगों का, यहाँ आदिवासी, तो ये उन्होंने सीधे सीधे तंज सरकार के ऊपर कसा है कि आने वाले समय में जो अधिकारी या कोई भी अफसर होने चाहिए वो हर विभाग से होने चाहिए। जी राहुल, धन्यवाद इस जानकारी के लिए इंद्रवीर सिंह। यानी अब जाति पात की राजनीति उत्तर प्रदेश में काफी जोर शोर से चल रही है। अखंड, प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें कि एक रिटायर्ड जज की बेटी की मौत का मामला सामने आया है। 10वीं मंजिल से उसकी गिरकर मौत हो गई है। पिता आरोप लगा रहे हैं कि पति ने उसे धक्का दे करके उसकी हत्या कर दी है। वहीं जो पति है, जो पुलिस की हिरासत में, वो कह रहा है कि जो उसकी पत्नी थी वो मानसिक रूप से परेशान रहती थी, उनका इलाज चल रहा था। लेकिन जो पिता है वो ये बार बार कह रहे हैं कि जो उसका पति है उसने ही उसकी हत्या करके नीचे फेंक दिया है। पति के समर्थन में, जो इस वक्त लॉकअप में है, उसके समर्थन में जो वो पीएनबी में लॉ ऑफिसर था, तो कई वकील वहां पहुंच गए हैं लॉकअप में और वो कह रहे हैं कि पति उस वक्त बैंक में मौजूद था जिस वक्त ये पूरी घटना घटी है। ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो पति जो बात कह रहा है या पिता जो बात कह रहे हैं, उसमें से सच्चाई क्या है। ये तो पुलिस अपनी जांच में सामने लाएगी कि असल चीज क्या है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कुछ दिन पहले जो पत्नी है, जो मृतका है, उसने अपने पिता से कहा था कि एक उसका गोमती नगर विस्तार में प्लॉट है, उसे बेच करके ये पैसे उसके पति को दे दे, क्योंकि 80 लाख रुपए का लोन उसके पति के ऊपर है, जिसकी वजह से उसे प्रताड़ित करता है, मारता है और दबोचता भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस पूरी घटनाक्रम में जो पति है, उसका जो वर्जन है वो यही कह रहा है कि मानसिक रूप से परेशान होने की वजह से उसकी पत्नी ने कल आत्महत्या कर ली है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर क्या एक्शन लेती है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए। जावेद, आगरा से आज की बड़ी खबर कौन सी है? जी राहुल, आपको बता दें, आगरा जो नगर निगम है, आगरा नगर निगम पर 58 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें, ये जुर्माना जो लगाया गया है वो यमुना को प्रदूषित होने के कारण लगाया गया है। साल 2022 में डॉक्टर संजय कुलश्रेष्ठ ने यमुना में जो प्रदूषित यमुना हो रही है उसको लेकर के एक याचिका दायर की थी एनजीटी में। एनजीटी ने उसमें एक कमेटी गठित की थी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एनजीटी ने 58 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसको लेकर के जो नगर निगम है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और अपने लिए राहत की बात की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को, नगर निगम की बात को करार कर दिया और 7 करोड़ से 58 करोड़ 39 लाख रुपए जुर्माना भरने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसके ऊपर 58 करोड़ 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कि नगर निगम को जमा करना है। ये जो जुर्माना लगाया गया वो यमुना जो 50 से 60 जो नाले हैं वो यमुना नदी में जाकर मिलते हैं, जिसके कारण जो यमुना है उसका जो जल है वो बिल्कुल नाले की तरह हो चुका। तो यमुना नदी का जो रुख है वो नाले की तरह है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही सामने आ गई है कि अब उनकी नौकरी नहीं जाएगी। धन्यवाद जावेद खान इस जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज प्रतापगढ़ की आज की बड़ी खबर कौन सी है? आपको बता दें कि देखिए राहुल, प्रतापगढ़ से सबसे बड़ी खबर इस समय ये है कि 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट इस तरीके से हुई कि आपको बता दें कि उसका सीसीटीवी फुटेज और एक 34 सेकंड का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वो वायरल वीडियो अपने पास भी मौजूद है। आप जिस तरीके से बेल्ट और डंडों से उस लड़के की पिटाई की जा रही है, स्कूली लड़का बताया जा रहा है, वीडियो में साफ तौर पे सुनाई भी दे रहा है कि तुम आके गुंडाई करोगे। जिस तरीके से उसको पीटा जा रहा है, प्रतापगढ़ पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। फिलहाल जिस तरीके से पूरे वीडियो में अभी तक एक लड़के की गिरफ्तारी जो है पुलिस ने की है, अन्य लड़कों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर
पिता की ओर से जो है तहरीर दे दी गई है। जिस लड़के की पिटाई हुई है उस लड़के के हाथ फ्रैक्चर होने की बात बताई जा रही है, सिर में चोट होने की बात बताई जा रही है। पिता ने तहरीर दी है, लेकिन अभी तक केवल एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है। 6 नेम्ड है, 6 अज्ञात लोगों की जो है खिलाफ जो है FIR लिखी गई है। 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है। ये वीडियो बताया जा रहा है तकरीबन 2 दिन पुराना बताया जा रहा है। स्कूल से वो लड़का निकला था और अपने घर की ओर जा रहा था। CCTV फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक प्राइमरी स्कूल है, वहां पे किस तरीके से उसे दौड़ा कर पीटा जा रहा है और उसको जो है तकरीबन 6 से 10 लोग थे, उन लोगों ने जो है जमकर पीटा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस 2 दिन से ये वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? क्या कोई जो राजनीतिक दबाव चल रहा है? जिस तरीके से 2 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और उसको भी अभी तक इन लोगों ने जेल तक नहीं भेजा है, उसको भी लॉकअप में ही बैठा के रखे हुए हैं। यानी बड़ा बड़ा सवाल ये है ज्ञानेंद्र की कुल मिला के पुलिस का इस पूरे मामले में भुनभुन रवैया देखने को मिल रहा है। अब गिरफ्तारी के नाम पर सिर्फ औपचारिकता भर कर रही है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हमारे साथ अवनीश अवस्थी जुड़े हैं। अवनीश अवस्थी, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल, मैं आपको बता दूं कि आज की जो सबसे ज्यादा वायरल खबर है जो इस वक्त कानपुर में वायरल हो रही है वो ये है कि एक 21 वर्षीय जो युवती है उसके साथ में रेप का प्रयास किया गया है और अर्धनग्न अवस्था में वो युवती अपनी जान बचा करके सड़क पर भागी है। जो खबर है काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें पुलिस का बयान आया है कि उसमें जो युवक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फिलहाल मामला कुछ इस तरीके से है कि कानपुर के बर्रा में एक युवती ट्यूशन पढ़ाने के लिए जा रही थी, जहां पर एक युवक आता है वैभव नाम का और उस युवती से कहता है कि मेरी जो दोस्त है उससे मेरी लड़ाई हो गई, उससे मेरी लड़ाई को सही करवा दो, जिसको लेकर के वो उसको अपने घर पे ले जाता है जबरन और वहां पर उसको शराब पिलाने का प्रयास करता है। और जब शराब पीने से वो युवती मना करती है तो उस युवक ने उस लड़की के कपड़े फाड़ दिए, जिसके बाद युवती ने किसी तरीके से अपनी जान बचा करके वहां से अर्धनग्न अवस्था में उस घर से भागी है और बाहर जाकर एक महिला के द्वारा फोन करके अपने भाई को उसने बुलाया है, जिसमें फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि इसमें 2 टीमें बना दी गई हैं और उसकी जो युवक है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है। जी राहुल, धन्यवाद जानकारी के लिए अवनीश अवस्थी, इस खबर के लिए आपका। और हमारे साथ आकाश पाठक जुड़े हुए हैं। आकाश, आपके जिले से आज की बड़ी खबर कौन सी है? राहुल जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में बाघ का हमला हुआ है, जिसमें खेत पर काम कर रहे किसान के ऊपर बाघ ने एक हमला कर दिया। आनन फानन में इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है, तो वहां पर वन विभाग की टीम पहुंची है। आपको बता दें जिस तरीके से पीलीभीत में अब तक लगभग 45 हमले हो चुके हैं, कई जाने जा चुके हैं। वन विभाग की लापरवाही के चलते ये सारा खेल होता है और जो जिम्मेदार यहाँ के लोग हैं वो भी कोई ध्यान नहीं देते हैं। आए दिन ऐसे हमले होते हैं जिससे किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसको लेकर कोई वन विभाग की तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसा ही मामला थाना द्यूरिया क्षेत्र के द्यूरिया लक्ष्मीपुर गांव का सामने आया है, जहां पर बाघ ने हमला कर दिया। किसान खेत पर काम कर रहा था, अचानक से बाघ ने हमला कर दिया। मौके पर ग्रामीण पहुंचे हैं, ग्रामीणों ने शोर शराबा करके किसान को बचा लिया है। हालांकि किसान के गंभीर घाव भी देखे जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से बात की जाए यहाँ के वन विभाग और वन विभाग के अधिकारी हैं वो मौन साधे रहते हैं। धन्यवाद जानकारी के लिए। वन विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए, जो कि उनकी यहाँ पर बड़ी लापरवाही है। आदर्श गुप्ता, आज हरदोई से बड़ी खबर कौन सी है? होने वाली धान खरीदी में इस साल राज्य सरकार राहुल जी, आज मैं बताना चाहूंगा हरदोई जिले में कल हीरा रोशनपुर के बाद में एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 10 लोगों की बच्चियों महिलाओं की मौत हो गई थी। योगी आदित्यनाथ ने और भारत सरकार ने दुख भी जताया था और भारत सरकार की तरफ से 50,000 रुपए घायलों को दिए गए थे और जो मृत हुए थे उनको 2 लाख रुपए की वो भी दिया गया था। लेकिन यहाँ पर इसमें ऑटो ज्यादा पड़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं लापरवाही है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जिस ऑटो से एक्सीडेंट हुआ है उस ऑटो में 4 की जगह 14 लोग बैठे हुए थे, एक ड्राइवर था और 13 अन्य लोग बैठे हुए थे, जिससे वो ऑटो पलटा है। कहीं ना कहीं पर यहाँ पर ऑटो की बहुत बड़ी लापरवाही है और यहाँ जिला प्रशासन की भी बहुत बड़ी लापरवाही है। यदि उस ऑटो में 14 की जगह 4 बैठाले जाते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता। इसके साथ ही इस साल किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल कुल मिलाकर ओवरलोडिंग का मामला है हरदोई में, इसे ध्यान देना होगा। कृषि विभाग के जिला अधिकारियों से मिली प्रशासन को जानकारी के और अनुसार आरटीओ धान के को भी लिए इस ओर ध्यान पंजीयन देना में होगा। कैरी बहुत फॉरवर्ड धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। हमारे साथ एसपी सिंह और बाबू अभिषेक सिंह, 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन एसपी सिंह बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। एसपी सिंह कहाँ मौजूद है और आज के सुल्तानपुर से बड़ी खबर कौन सी है?
और संस्थागत पंजीयन 142 है। जी राहुल, आज हम मौजूद हैं आवास विकास बना हुआ है सुल्तानपुर चौरा मोड़ पे। वहीं अन्य 100 ग्राम सभा भी इधर लगती है 16 और नए पंजीयन 2 है। अधिकारियों का कहना है कि धान खरीदी की सारी तैयारी इधर देखिए नगर पालिका का ये क्षेत्र है। यहीं पे देखिए ग्राम ये आवास विकास की कॉलोनियां बनी हुई हैं। शुरू होगा। इसमें बताया जाएगा पीछे देखिएगा आवास विकास की कॉलोनियां भी बनी हुई हैं। अपनी धान को बेचना और यहाँ की नालियों की स्थिति आप ये देख लीजिए, ये नालियां यहाँ की ये हैं कि इस तरह गाँव की भी नालियां नहीं है। गठान बारदाने की ये चोकिंग समस्या है कि नालियों की है। प्रदेश में करीब 47,46,000 किसान परिवार हैं। इनमें से 80% लघु और सीमांत ये शहरी क्षेत्र है ना? प्रदेश में धान शहरी क्षेत्र, ये देखिए रोड देख लीजिए इसका। ये पिछले वित्तीय वर्ष में रिकॉर्ड 144,42,000 मीट्रिक टन। राहुल देखिए रोड कैसे बना हुआ है। कुछ घर वाले तो अपना ऊंचा कर लिए उधर सामने, जंपिंग है जिसमें कार वाले उसमें चंबर बढ़ जाते हैं, बाकी इतना भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ जो है लगभग 4 फीट पानी, 3 से 3.5 फीट पानी बरसात में भर जाता है। अभी भी स्थिति ये बनी हुई है कि इसके नाली के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं। रोड लगभग 3 फीट बैठ गया है यहाँ पे। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे और इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को चलिए धन्यवाद एसपी सिंह, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ब्रेक की है और इन लोगों की समस्याओं को उठाने का काम किया है। ये लापरवाही की बात है, इस पर जनप्रतिनिधियों को और जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। हाँ बताइए बताइए बताइए। मकान की देखिए स्थिति, इतना पानी भर जाता है, यहाँ तक देखिए निशान बना हुआ है। ये पूरे मकान के पानी, सबके घर में पानी चले जाते हैं, बेचारे गंदे पानी में रह रहे हैं लोग। बिल्कुल बहुत समस्या है ये, समझ रहा हूं, लेकिन थोड़ा समय का अभाव है। धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए एसपी सिंह, आपने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट की। बाबू अभिषेक, आज आपके इलाके से कौन सी बड़ी खबर है भदोही से? जी राहुल जी, अगर बात की जाए छठ पूजा को लेकर के तो भदोही जनपद में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, जहां की प्रत्येक गली मोहल्लों में देखा जा रहा है जो छठ पूजा का पर्व है अब कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में लोग मनाने का प्रयास कर रहे हैं और प्रशासन भी मुस्तैद हो गई है कि जो भी समस्याएं हैं इसको समस्याओं को जल्द से जल्द निवारण कर जो भी छठ पूजा में समस्या आ रही हैं उसको कोई समस्या न रहे। तो अभी अब जो ये तस्वीरें दिख रही है IBC 24 अभी दिखाएगा, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया हुआ है। यह वीडियो परसोत्तमपुर गांव का है जो भदोही विकासखंड अंतर्गत आता है। यहाँ भी छठ पूजा को लेकर एक नया तालाब का निर्माण किया गया है जो कहीं न कहीं एक बड़ा छठ पूजा के लेकर के दिख रहा है कि ऐसे तालाब भी अब ग्राम पंचायत स्तर में बनाए जा रहे हैं जिससे कि छठ पूजा का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाए। जी राहुल, ये तो एक बार जरा योगी आदित्यनाथ का वो वीडियो प्ले कीजिए सावन, जिसमें उन्होंने भोजपुरिया अंदाज में छठ की शुभकामनाएं दी हैं। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगन के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया। तो 12 बजे 12 खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए IBC 24 यूपी यूके के साथ। नमस्कार।